प्रिय कृषि विद्यार्थियों, ठोलिया एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर साइंस का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में क्लाइमेट का जो पर्सनल क्लासिफिकेशन है, जो व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है इनका, वो पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो डी कैंडोले हैं, डी कैंडोले ने इन्होंने 1900 AD से पूर्व दिया था। तो इन्होंने वनस्पति को आधार माना, यानी जो जलवायु वर्गीकरण है सबसे पहले इन्होंने दिया और इन्होंने वनस्पति को आधार माना था। फिर कोपेन का आता है, कोपेन ने बताया कि 1937 में कि मौसम तत्व है वो इस जलवायु वर्गीकरण का क्या है, आधार है। जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, प्रकाश हो गया। तो इन्होंने कोपेन ने इन तत्वों को आधार माना। फिर आया ट्रोल का। ट्रोल का सर्वाधिक प्रचलित जो वर्गीकरण है वो ट्रोल का है। इन्होंने 1965 में दिया और वर्षा को आधार माना। और कृषि के लिए जो सर्वोत्तम माना जाता है वो ट्रोल का ही होता है। और इक्रिसेट हैदराबाद ने इन्होंने यूज़ किया था। और इक्रिसेट हैदराबाद की जो स्थापना है 1972 में पातनचेरू तेलंगाना में हुई। फिर ट्रिवार्थी आते हैं। ट्रिवार्थी ने प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा को आधार माना। फिर थोरनथवेट आते हैं। थोरनथवेट ने क्या माना, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन को इसका आधार माना। फिर है MDI यानी मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब MDI की वैल्यू है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो सेमी ह्यूमिड जो एरिया होता है उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 0 to 33.3 और सेमी एरिड एरिया के लिए -33.3 से -66.6 होती है। और एरिड एरिया यानी शुष्क एरिया के लिए इसकी -66.6 से कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। अब आगे आते हैं मौसम व जलवायु के तत्व। अब तत्व ही, इसके जो तत्व है वही मौसम और किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। पहला आता है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर विकिरण के कारण ऊर्जा आती है तो उसे क्या कहते हैं, इंसोलेशन या आतपन कहते हैं। यानी जो भी ऊर्जा आती है उसको क्या कहते हैं, आतपन। अब सौर विकिरण, उसके बाद अब इस सौर विकिरण की क्या है, गुणवत्ता है और एक तीव्रता है, फिर एक इसकी अवधि रहती है। इस सौर विकिरण की गुणवत्ता क्या है, इस प्रकाश की जो प्रकाश है उसकी गुणवत्ता क्या है कि लाल रंग में जो पादप वर्दी है यानी पादप की वर्दी है, प्रकाश संश्लेषण है जो पौधों में होता है, भोजन बनता है, तो वो किस में होता है, लाल रंग में सर्वाधिक होता है और नीले व हरे रंग में सबसे कम होता है। फिर इस प्रकाश की तीव्रता देखी जाए तो अधिक तीव्रता होगी तो क्या शोषण दर बढ़ेगी और प्रकाश संश्लेषण भी होगा, लेकिन कुछ हद तक होगा। यानी इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाएगा। वृद्धि व अंकुरण को प्रभावित करती है, यानी जो प्रकाश की अवधि रह रही है वो कितनी अवधि तक रहे, कितने समय तक प्रकाश रह रहा है, वो इसके फलन को, पौधे में फूल आने को, पौधे की वृद्धि को, पौधे के जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। और फोटोपीरियोडिज्म को सबसे पहले गार्नर व एलार्ड ने 1920 में खोजा था। और इसकी खोज है वो पहले तंबाकू के अंदर हुई थी, मैरीलैंड मामूथ में। ये चीज़ क्या है, ये है दिन की अवधि के प्रति पादप की अनुक्रिया। यानी प्रकाश अवधि या फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि दिन की अवधि की प्रति पादप की पुष्पन प्रक्रिया है जो, यानी पादप का पुष्प है वो दिन की अवधि के प्रति क्या प्रक्रिया दर्शाता है उसको क्या करते हैं, प्रकाश दीप्तकालिकता यानी फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। अब एक लाइन आती है कि बिजली चमकने पर चने में बीज खत्म हो जाता है। यानी जो सर्दियों के टाइम चने की फसल होती है, उस चने की फसल में माउठ होती है, बरसात होती है, उसमें बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने से इसके अंदर जो पॉड के अंदर जो बीज बनता है इसका, वो बीज खत्म हो जाता है। उसके बाद अपन चीज़ पढ़ते हैं लाइट क्रिटिकल पॉइंट। लाइट क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि पौधे की दिन की प्रकाश के प्रति व रात के अंधकार के प्रति अनुक्रिया क्या है। यानी एक पौधा है वो दिन में किस प्रकार रिएक्ट करता है और रात में किस प्रकार रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइट क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब जिस पौधे का लाइट क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा है उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। जिसका लाइट क्रिटिकल पॉइंट कम है उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। अब देखिए शॉर्ट डे प्लांट इस क्रिटिकल पॉइंट के बेस पे इस पादप को
टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं? जिसको 10 घंटे से कम प्रकाश चाहिए और 14 घंटे अंधकार चाहिए, यानी कुल 24 घंटे हो गए दिन रात, तो 10 घंटे से कम 10 घंटे इसको प्रकाश चाहिए। और ये पौधे कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय पौधे, यानी सोयाबीन, राइस, तंबाकू और अफ्रीकन गेंदा, बाजरा, अनानास, गुलदाउदी, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी, मक्का, ज्वार और मूंग। फिर बात आती है LDP यानी लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं? जिनको 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए और 10 घंटे से कम अंधकार चाहिए। ये टेम्परेट प्लांट आते हैं, जौ, गेहूँ, सेब, केला, आलू, चुकंदर, जई। अब जिसका लाइट क्रिटिकल पॉइंट कम है वो क्या होंगे? शॉर्ट डे प्लांट। जिसका लाइट क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा यानी 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट आगे आता है डे नेचुरल प्लांट। कौन सा है? डे नेचुरल प्लांट। तो डे नेचुरल प्लांट है, इसका दिन की अवधि का यानी प्रकाश का इस पर कोई पौधे पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके कुछ एग्जाम्पल है अमरूद, सूरजमुखी, मटर, टमाटर, बकवीट यानी आवासी गेहूँ, कॉटन और आपका पपीता। फिर आता है चौथा इंटरमीडिएट डे प्लांट। इनको 12 से 14 घंटे के मध्य प्रकाश चाहिए, इतना प्रकाश चाहिए इनको। और इनमें आता है शुगर केन, गन्ना की फसल आती है। तो पहला आपने पढ़ लिया सौर विकिरण। भी सौर विकिरण किस प्रकार से पौधे को प्रभावित करती है, तो उसमें आपने पढ़ा कि सौर विकिरण इसकी अवधि कितनी रहती है, इसकी तीव्रता की, तो ये चीज़ उसमें पढ़ी। दूसरा है तापमान, यानी मौसम और जलवायु का दूसरा तत्व है वो है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर 3 तरीके से डिसाइड होता है, एक तो मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? कार्डिनल टेम्परेचर। अब शीत ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का पौधे के लिए अलग अलग होता है। मिनिमम टेम्परेचर यदि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो शीत ऋतु में है, वो मिनिमम टेम्परेचर माना जाएगा एक पौधे के लिए। यदि ग्रीष्म ऋतु में है तो वो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री शीत ऋतु में और 30 से 38 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में 45 से 50। अब तापमान का प्रभाव क्या होता है एक पौधे के ऊपर? तो देखिए जैविक क्रिया, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जैविक क्रिया, पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो 2 टाइम बढ़ जाती है, यानी 2 गुना बढ़ जाती है। उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। एक हद तक CO2 बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में। बाद में क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनना कम हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि एक सीमा तक तो बढ़ता है, बाद में CO2 है वो कम होती जाती है तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होता जाता है। GA3 यानी जिब्रेलिन अधिक ताप के बाधाकारी प्रभाव को दूर करता है, यानी जो GA3 हार्मोन होता है वो इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तापमान का, तो उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। तीसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता। तीसरा तत्व कौन सा है जलवायु और मौसम का? वायुमंडलीय आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापते हैं? कौन सा यंत्र, कौन सा इक्विपमेंट काम में लेते हैं? हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। 2 प्रकार की आर्द्रता होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि निश्चित आयतन में पाई जाने वाली जो, यानी कोई निश्चित आयतन है, यानी मीटर क्यूब में है या फिर फीट क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, कोई निश्चित एरिया है, निश्चित आयतन है, उसमें पाई जाती है तो उसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम मीटर क्यूब, ग्राम फीट क्यूब में मापते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपने द्वारा चाही गई निश्चित ताप व निश्चित वायु पर अपन कितनी चाहते हैं कि कितनी होनी चाहिए, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? निरपेक्ष, यानी निरपेक्ष अपॉन उसकी क्षमता कितनी है मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।